हम लोग देखे थे जब V और I का हम लोग ग्राफ लेंगे, वोल्टेज और करंट का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, तो किसी ओमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका जब हम लोग स्लोप फाइंड आउट किए थे ना इस VI ग्राफ का, हम लोग जब यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट किए थे, हम लोग जब स्लोप फाइंड आउट किए थे तो स्लोप क्या आएगा, ये V बाई आई देता है या फिर डेल्टा V बाई डेल्टा आई देगा, ठीक है, या V बाई आई जो भी हम लोग बोल सकते हैं। जो क्या देगा, जो देगा रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट था। तो ये वैल्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए, मतलब ऐसा कोई कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, ये सब बात कर लिए थे, रेजिस्टेंस निकाले थे यहाँ से हम लोग, और ओम्स लॉ जो था वो V इक्वल टू आई इंटू आर था। ठीक है, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का यूनिट फाइंड आउट किए तो ओम होता है। इसके अलावा हम लोग देखे थे कौन कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देखे थे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करना जो फैक्टर था वो लेंथ था कंडक्टर का, और कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। और इन दोनों को जब हम कंबाइन किए थे तो हम लोग को मिला था रो एल बाई ए, और इस रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको डिफाइंड किए थे, और इसका यूनिट हम लोग फाइंड आउट किए थे, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे जब हम लोग लेंथ को यूनिट रख देंगे यूनिट मीटर, एरिया को यूनिट मीटर स्क्वायर रखेंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा। उस समय हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन किए थे, और उसका ऐसा यूनिट देखे थे रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर होता है। तो यहाँ तक हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने भी क्लास किया होगा पिछला 2 क्लास, ये थर्ड लेक्चर हम लोग का है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे आज, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और भी कुछ कुछ बात आज बताएंगे, ध्यान से देखना, और ये बताएंगे कितना क्वेश्चंस बनाना है इसमें। और चलो, तो हम लोग सबसे पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को जिसका भी आंसर आएगा माइक ऑन करके आंसर देना है, ठीक है, उसका हम सॉल्व करेंगे। चलो स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन लिख रहे, एक डिक्टेट भी कर दे रहे हैं, सब लोग लिख लो जल्दी से, जल्दी सब लोग लिख लो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखो एक क्वेश्चन जल्दी से। पहला क्वेश्चन में दिया गया है पहला क्वेश्चन में दिया गया, लिखो लिखो, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर, द लेंथ ऑफ द copper wire, the length of the copper wire is 100 मीटर, 100 मीटर लेंथ है कॉपर वायर का, एंड its radius is 1 mm, and its radius is 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 mm, कैलकुलेट। सर रेडियस कितना है? 1 mm, 1 मिलीमीटर, 1 mm। ठीक है, यस सर। कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस if resistivity if resistivity of copper is 1.72 into 10 to the power -8 ओम मीटर। चलिए बनाइए, बनाओ, जिनका आंसर आएगा माइक ऑन करके बता सकते हो। एक कॉपर का तार दिया हुआ, उसका लंबाई दिया गया है 100 मीटर, उसका रेडियस दिया गया 1 मिलीमीटर, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो यदि तुमको रेजिस्टिविटी पता हो। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन 1 मिनट में बताओ, 1 या 2 मिनट दे रहे, चलो 2 मिनट, फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, इसलिए 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। किसी का आंसर आया है?
बोलो, आया किसी का आंसर? क्या नहीं आया? किसी का आंसर नहीं आया क्या? देखो, सिंपल सा प्रॉब्लम है ना। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस चाहिए। रो कितना दिया हुआ है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 दिया हुआ है, ठीक है। और लेंथ कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, 100 मीटर में है एसआई यूनिट में। एरिया हम लोग को निकालना है, रेडियस दिया हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई मतलब 3.14 इंटू मिलीमीटर में है, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा रेडियस। 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे 10⁻⁶ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बस, इसको बस सॉल्व कर लो, ठीक है। -8 कितना आ गया बोलो? 6, है ना? 100 को 10/2 लिखे हैं, ऊपर गया 10⁻⁶ हो गया, ये -6 था, बाई 3.14। तो कितना आ गया? 1.72/3.14। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 8। तो ये हो गया कितना? सॉल्व करने से आएगा 0.55 आएगा ये। 0.55 ओम हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है। हाँ गया सर। कितना आया? ये यही है ना? 0.55 है। ठीक है, मतलब ओके। ये डिवाइड करने में टाइम लग रहा था, 1.72 और अच्छा अच्छा, ठीक 3.14, ठीक, तो कोई आ बात नहीं, गया था बस इसको कोई डिवाइड बात करने। नहीं, ओके ओके, ठीक ठीक। ठीक है, अगला सवाल होना, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला बनाओ। चलो सब लोग बनाओगे, जिसका जल्दी बनेगा वो आंसर बताओगे। तुम लोग में जो फास्ट बना लेगा वो पहले आंसर बताएगा। देखते कौन फास्ट बनाता है। देखो क्वेश्चन क्या है। द रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ठीक ऑफ, हम लोग पिछले क्लास में भी इस तरह कुछ सवाल किए थे, ठीक है, वो स्ट्रेस्ड टाइप का क्वेश्चन सब। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ निक्रोम वायर, ऑफ निक्रोम वायर, निक्रोम एक मटेरियल है, निक्रोम वायर इज 6 ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। हाँ बोलो, बोलो कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कोई डाउट है तो। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ निक्रोम वायर इज 6 ओम। 1 मीटर के निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम दिया गया है, 6 ओम दिया गया है। कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस निकालिए यदि इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर। जब इसका लेंथ 70 सेंटीमीटर होगा तब का रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, ठीक है। समझ में आ गया सवाल? 1 मीटर तार का लंबाई था तो रेजिस्टेंस 6 ओम है। जब लंबाई छोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा ऑब्वियसली। तो उस समय का रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन के लिए भी हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जिनका पहले बनेगा आंसर दे सकते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से। 4.2 ओम। 4.2 ओम, वेरी गुड। 4.2 ओम इज द राइट आंसर। और कोई बनाए हैं? एक जन का आंसर आया है, बाकी लोग। चलो देखो क्या दिया गया है। लेंथ ऑफ द निक्रोम वायर दिया गया है। रुको इसको हम यहाँ पे वाइट से लिखते हैं, वाइट विजुअल अच्छा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द निक्रोम वायर दिया गया, कितना दिया गया? ये L1
तो ये हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? रेजिस्टेंस दिया गया निक्रोम वायर का, इसको लिखते हैं R1, मान लेते हैं। ये कितना दिया गया है? 6 ओम दिया गया है। ठीक है, हम लोग को सेकेंड, ये फर्स्ट केस था और फर्स्ट केस है ये। और सेकेंड केस में क्या निकालना है हम लोग को? हम लोग को L2 जो है वो 70 सेंटीमीटर हो गया लेंथ। इस समय का हम लोग R2 चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा कैलकुलेशन, हम लोग रेशियो से निकाल सकते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो R1/R2 क्या हो जाएगा? सीधा सीधी हो जाएगा L1/L2। ये नहीं कि तुम फिर से रो L/A करोगे, ये कट जाएगा, उतना करने का जरूरत नहीं। डायरेक्ट R1/R2 इज द L1/L2 बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तुरंत हो जाएगा 1 मिनट में। 6 दिया गया R1, R2 हम लोग को निकालना है। L1 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यूनिट ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से फिर तुम निकालो R2। तो R2 कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 17 टू 6/100, यानी कि 420/100। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया, यानी कि 4.2। तो आंसर क्या आएगा? 4.2 ओम। तो R2 का वैल्यू आ जाएगा कितना? 4.2 ओम। सब लोग समझ गए हैं? ठीक, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करना है इसमें। बिकॉज अगर एरिया का देता रेशियो तो क्या कर देते? पिछले क्लास में एरिया वाला क्वेश्चन किए थे, उसमें जस्ट उल्टा कर दोगे, उसमें जस्ट उल्टा कर दोगे। R1/R2 उसमें A2/A1 हो जाएगा एरिया के केस में, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ सेम रहता तो। क्लियर है सारा बात? ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट। बनाओगे तुम लोग? एक जन कोई बताता है, सब लोग बताओगे? बोलो, कोई डाउट? 2 wires made of 2 wire made of German silver, 2 wire made of German silver, जर्मेनियम सिल्वर होना चाहिए एक्चुअली, जर्मेनियम सिल्वर होना चाहिए। ठीक है, चलो जर्मन सिल्वर वायर, ठीक है, नाम है इसका 2 वायर मेड ऑफ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर नाम है। ठीक है, जर्मन सिल्वर मतलब सिल्वर टाइप का है, जर्मन सिल्वर। आर टेकन, आर टेकन 2 wire made of German silver are taken such that the length and area of cross section check the length and area of cross section of the second wire, दोनों वायर जर्मन सिल्वर से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या दिया जा रहा है कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर of the are taken such that the length and area of cross section of the second wire of the second wire are twice and thrice, 2 times or 3 times, thrice respectively, those of first wire, those of the first wire. Note down कर लो questions, those of the first wire. If the resistance of the second wire, if the resistance of the second wire if the resistance of the second wire is 12R, ठीक,
Find the resistance of the first wires. Find the resistance of the first wire. चलो इसको बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत सिंपल सवाल है। टू वायर्स मेड अप ऑफ जर्मन सिल्वर are taken such that length and area of cross section of the second wire are twice and thrice respectively those of the first wire. If the resistance of the second wire is 12 R, find the resistance of the first wire. सर आर क्या है? हम्म 12 आर में आर क्या है? रेडियस आर। हाँ बता दे रहे हैं क्या। वो सेकेंड वायर में 12 आर है रेजिस्टेंस, वो 12 आर क्या है? 12 R क्या वो है। रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज 12 आर लिखा है। हाँ आर हाँ रेजिस्टेंस मतलब वो है क्या, रेडियस? 12 R मतलब हाँ रेडियस है वो, ठीक है। 12 R ना, अच्छा रेजिस्टेंस, अच्छा 12 ओम होगा। हाँ सॉरी ये मिस्टेक कर दिए शायद, ये 12 ओम कर लो सब लोग, ये सिर्फ 12 ओम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ वायर इज 12 ओम, यूनिट है इसका रेजिस्टेंस का, 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ तुम 12 ओम ले लो, तो निकालना है फर्स्ट वायर का क्या रेजिस्टेंस होगा, ठीक। चलो बनाओ, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है इसमें भी। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे आर लिख दिए थे, ये 12 ओम है दिया हुआ, हाँ 12 ओम सिंपल, 12 ओम रेजिस्टेंस। तो बताओ कितना होगा इसका आंसर, मतलब R1 तुमको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर यू हैव टू फाइंड। कोई भी बताओ आंसर जल्दी से। देखो हम तो आज बहुत कुछ पढ़ना है, 8 बजे तक क्लास है, बहुत कुछ आज हो जाएगा, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो पहले। और जितना करंट में पढ़ा दी उसमें बहुत सवाल बनेगा, इस तरह का बहुत क्वेश्चन किताब में मिलेगा रेजिस्टिविटी का। 18 ओम, वेरी 18 गुड, ओम है आंसर। 18 ओम ना, कितना 18 है हाँ आंसर। हाँ ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, 18 ओम आंसर होगा। और कोई बनाए हैं। सर 18 ओम। हाँ वेरी गुड, और कोई बनाए हैं, 2 जन बोले हैं, बाकी सबका और किसी का बना है। तुम लोग बात नहीं करते हो, बोला तो करो। देखो कैसे समझेंगे कौन कौन बना रहा है। देखो 11 रेजिस्टेंस ऑफ, 51.0 हमारा। नहीं गलत आया है, 18 सर ओम ये क्या वाला है। समझ में नहीं आ रहा, हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है हम बना दे रहे, देखो देखो बना दे रहे हैं। जिनका 18 ओम आया है दोनों जन का, वो आंसर बिल्कुल सही है, 18 ओम इज द आंसर, ये आंसर आएगा, ठीक, ये परफेक्ट आंसर है। देखो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। दो वायर दिया गया है, ठीक, तो एक का तुम लेंथ को L1 मान लो, फर्स्ट केस लेके बनाओ, ऐसा आराम से बनाओ धीरे धीरे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। L1 को ले लो लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर ले लो, जर्मन सिल्वर वायर, उतना लिख दे रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, सिल्वर। चलो ये L1 है लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर, A1 क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो ये क्वेश्चन समझो, इस पे दिया गया 2 वायर है, उसपे से क्या किए कि एक वायर का जो सेकेंड वायर जो वो ट्वाइस और थ्राइस है, ठीक है, लेंथ और एरिया फर्स्ट वायर के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वायर का। तो रेजिस्टेंस सेकेंड वायर का यदि 12 ओम दिया गया है तो फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस, ये सवाल है। और R1 रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर का मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा एकदम, ये सब पता है हम लोग को। तो यहाँ से R1 को क्या लिख सकते हैं, रो L1/A1, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सेकेंड केस में अगर यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये L2 हो गया लेंथ ऑफ द वायर, सेकेंड केस में लेंथ ऑफ द वायर लेंगे, जो क्या हो जाएगा L1 का 2 टाइम्स, मतलब ये L1 इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1, ये क्वेश्चन में दिया हो गया है। L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1। यदि तुम एरिया लोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंड केस के लिए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A1। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन इन द, ये क्वेश्चन में दिया गया, गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन है, तो इसको लिख दिए बस। अब बस क्या करोगे, रेजिस्टेंस R2 भी दिया हुआ है तुमको, रेजिस्टिविटी वही रहेगा, दोनों सेम वायर है। ऐसा क्वेश्चन तो बनाए थे हम लोग, बस इसका न्यूमेरिकल लेके बना रहे हैं अभी, ठीक है, तो सबका बनना चाहिए।
तो रो टू को R2 को लिख दो रो L2 बाई A2, तो इसको लिख दो 12 हो जाएगा। रो L2 कितना है, L2 2L1 है। बहुत सिंपल सवाल, पाई 3A1 है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए हैं बहुत सारा। तो बस यहाँ पुट कर दो 12, और देखो इसको क्या लिख देंगे, ये इसको तुम लिख दो रो, अच्छा इसको रो L1 बाई A1, ये A1 है, ठीक है, 3 टाइम्स A1। रो L1 बाई A1 इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखो R1 है इसका वैल्यू, ठीक, इसका वैल्यू R1 है, तो R1 इसको लिख देंगे। और कितना न्यूमेरिकल वैल्यू बच जा रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कितना बच रहा है, या फिर एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिखो, इसको 2 लिख दो, दोनों को डिवाइड दे दो और इजिली बन जाएगा ये, ठीक है। दोनों को डिवाइड दे दो, 2/1 कर दो यहाँ पे, 1/2 नहीं तो कर दो डिवाइड 1/2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को 2 से डिवाइड दे दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, तो इधर हो जाएगा R1, देखो 1 में क्या था, R1 था, तो R1/12, ये 1 है, ये वाला 1 है, ठीक है, ये वाला 1 यहाँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, R1 इक्वल रो L1 बाई A1, R1/12 डिवाइड देंगे तो क्या मिल जाएगा, रो L बाई A1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A1, है ना, और नीचे कितना बच जाएगा, रो इंटू 12 हो जाएगा, रो इंटू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो ये देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, LL कैंसिल आउट हो जाएगा, रो वाला टर्म भी चला गया, बचा क्या, ओनली 3/2, बस आंसर आ गया हम लोग का। तो R1/12 इक्वल टू 3/2, तो R1 इक्वल टू कितना, 3/2 इंटू 12 यानी कि 18, तो R1 इज द 18 ओम, R1 हो जाएगा 18। तो जिनका आंसर 18 निकला था वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आंसर होगा 18, ठीक। सर एक और वर्षन भैया ना इसको। अच्छा समझा दे रहे, देखो पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन किए थे, जैसे मान लो एक दो तुम्हारे पास वायर है, ध्यान से देख लो, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा किताब में भी। तो 2 वायर बना गया सेम मटेरियल से, ठीक है, इन 2 वायर का रेजिस्टिविटी सेम है, मतलब रो का वैल्यू दोनों के सेम है, बिकॉज दोनों सेम मटेरियल का है। इसका लेंथ तुमने L1 मान लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुमने A1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस तुमने R1 मान लिया। अब चूंकि एक रिलेशन दिया हुआ है क्या, कि जो सेकेंड वायर है उसका जो लेंथ है वो 2 टाइम्स L1 का, यानी सेकेंड वायर जो है, ये सेकेंड वायर सपोज इसका लेंथ जो था ये 2 टाइम्स ऑफ L1 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 12 दिया गया सवाल में, ये 12 दिया गया 2 टाइम्स, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ा दिया गया, 3A1 कर दिया गया, लेकिन रो तो सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस का बताया गया था कि 12 ओम होगा। तो बस हम लोग यहाँ से एक रिलेशन यहाँ लिख लिए, R1 इक्वल टू फर्स्ट वायर के लिए, मतलब फर्स्ट केस के लिए रो L1 बाई A1 फॉर फर्स्ट केस, और सेकेंड केस के लिए हम लोग क्या लिखे, रो L2 बाई A2, इसका रिलेशन दिया गया L2 इक्वल टू 2L1 और A2 इक्वल टू 3A1, इसको बस पुट कर दिए और डिवाइड दे दिए, तो हम लोग को यहाँ पे R1 का वैल्यू मिल गया है, ठीक है, समझ में आ गया ना, बोलो। यस सर। इसको नोट डाउन किए हो, ऊपर कर दे स्क्रीन, नोट डाउन किए हैं सब लोग, ऊपर करे स्क्रीन। अच्छा लिख रहे हो तो लिखो जल्दी, हेलो, हो गया, ठीक है, चलो सब लोग लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है ना, देख लो यहाँ पे बहुत सिंपल है, अपने से भी बना सकते हो, R1 इक्वल टू A1, फिर यहाँ पे R2 इक्वल टू A2 बाई L2, जस्ट पुट किया और सॉल्व कर दिए हैं। चलो इसके बाद थोड़ा सा देखते रेजिस्टेंस पे क्या क्या फैक्टर डिपेंड कर रहा है। एक तो लेंथ देख लिए थे ना, एक तो हम लोग लेंथ देख लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख लिए, और तुमको ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस भी करता है, ये भी बताए थे कि रेजिस्टेंस भी करता है, ये सॉरी टेम्परेचर भी करता है रेजिस्टेंस पे डिपेंड। हम लोग देख लिए कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो करता ही है, लेंथ को बढ़ाते तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी करता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता है, ये सब बात हम लोग देख चुके हैं। और एक बात बताए कि टेम्परेचर भी करता है डिपेंड रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है,
ठीक है। सर टेम्परेचर, हाँ। अभी जो क्वेश्चन बताया था फिर से बताइए ना। नहीं समझ में आया था क्या? नो सर। नहीं, इजी क्वेश्चन है, पिछले क्लास में इतना अच्छा। चलो बता दे रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, हम बता रहे तुमको। हाँ बहुत सिंपल है। तुमको दो वायर दिया गया है, दोनों सेम मटेरियल का, मान लो सिल्वर का बना हुआ है। एक वायर का लेंथ दे दिया गया L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया A1, और रेजिस्टेंस दिया गया R1। तो उसका तुम क्या लिखोगे रिलेशन? ये लिख दोगे, ये लिखोगे, यहाँ पे लिख रहे देखो, तुम सीधा लिख दोगे R1 इक्वल टू रो L1/A1, है ना, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस रिलेशन लिख दोगे। फिर एक उसी वायर, उसी मटेरियल का एक और एक वायर है। अब उसका लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया गया पहले वायर के कंपैरिजन में। ठीक है, सुन रहे हो ना? यस उस सर। वायर के लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया गया पहले वायर के कंपैरिजन में, तो लेंथ हो गया 2L, ये सवाल में दिया हुआ था। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 3 टाइम्स कर दिया गया, तो 3A1 हो गया। और रेजिस्टेंस भी उसका दिया हुआ था, तो इसका जो R2 लिखोगे, सीधा लिख दोगे रो 3L1 बाई, सॉरी 2A1, ये जो 2A1 हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दिए थे, 2A1 बाई 3, 2L1 बाई 3A1, 2L1 बाई 3A1। और ये R2 का वैल्यू 12 दिया गया था, तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लिख दिए, 12 इक्वल टू रो इंटू 2L1/3A1। अब इसको इसको डिवाइड दे दिया, क्योंकि हम लोग को इधर 12 और इधर R1 निकालना है। तो इसको डिवाइड देंगे तो रो रो कट जाएगा, A1 कट जाएगा, ये A1 से कट जाएगा, और L1 भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ये वाला बच जाएगा, R1/12 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से हम लोग यहाँ R1 का वैल्यू निकाल लिए, ये तो 12 दिया हुआ था सॉल्व करके। ठीक, समझ में आ गया? सर ओके ठीक है, देखो आगे। अब आगे देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो क्या बोले हैं कि टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी करता है, रेजिस्टेंस भी करता है टेम्परेचर पे। तो क्या बोलते हैं हम लोग, द रेजिस्टेंस, इसको नोट डाउन करते रहो, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। और नोट्स को बढ़िया से लिखना, और नोट्स को लिखना अच्छे से अभी नोट डाउन करते रहना। अगर छूट जाता है तो PDF मांग लेना विशाल सर से, और घर में प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, सवाल बना बना के। तो 10th का तुम्हारे चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा, मतलब एक दो वीक 2-3 क्लास होगा, ऑलमोस्ट बहुत चीज कवर कर लेंगे हम लोग। तो लेकिन तुम लोग सवाल ज्यादा बनाओ, हर तरह का सवाल ट्राई करो, ठीक है? तो क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, the resistance of conduct increases with इंक्रीज को ऐसे लिख रहा है एरो से, तो ध्यान देना, विथ इंक्रीज, पूरा लिख लेना तुम लोग, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि लेट 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस बी, मान लो कंडक्टर रेजिस्टेंस कितना है, R0 मान रहे हैं, रेजिस्टेंस को R0 मान लिए। ठीक, तो यदि हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस कर देंगे, बढ़ा के, 0 से क्या किए, T कर दिए, बढ़ा दिए, यहाँ देखो इंक्रीज कर दिए, तो उस समय रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा R सफिक्स में T हो गया। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो, इसका प्रूफ तो काफी हाईफाई है, क्लास 12th में है, लेकिन हम रिलेशन बताते क्या आता है। देखो ध्यान से स्क्रीन पे, रिलेशन बता दे रहे क्या आता है। तो RT क्या हो जाएगा पता है, ये RT जो होगा ना, देखो RT ऐसे हो जाएगा, RT जो होगा यहाँ पे RT, वो ये हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T। ये इसका प्रूफ नहीं देखना है, मतलब ये समझ लो बस कि रेजिस्टेंस के साथ ऐसा एक रिलेशन आएगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। RT हो जाएगा क्या, ये क्लास 12th में पढ़ोगे, थोड़ा बेसिक बता दिए। ठीक है, इसका डिटेल्स क्लास 12 में तुम पढ़ोगे डिराइव करके, उसमें भी डिराइव वहां भी नहीं करना पड़ेगा, बस वहां भी पढ़ना ही है। तो RT क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा टी। जहां पे हम लोग इस अल्फा को बोलते हैं, जहां पे इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हियर अल्फा, इस अल्फा को बोला जाता है, इज नोन एज, इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट।
टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक, या फिर हाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ही बोला था ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोला था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम लोग प्योर मेटल लेंगे, अगर हम लोग नोट 1 में लिख लो, यदि हम लोग प्योर मेटल लेंगे, फॉर प्योर मेटल पूरी तरह से अगर कंडक्टर होगा, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उस तरह अगर प्योर मेटल अगर लेंगे तो ये अल्फा जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, अल्फा इज पॉजिटिव, प्योर मेटल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बहुत कम होता है प्योर मेटल का, ठीक है, तो सडनली बढ़ेगा, प्योर मेटल रेजिस्टेंस कम आएगा तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस सडनली बढ़ेगा, अल्फा पॉजिटिव आता है फॉर प्योर मेटल के लिए, फॉर प्योर मेटल, ये फर्स्ट पॉइंट में याद रखना। दूसरा पॉइंट में क्या क्या याद रखोगे, अगर तुम लोगे, तुम एलॉय लोगे, अगर फॉर एलॉय, एलॉयज तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फॉर एलॉयज इसमें बहुत लेस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, बहुत लेस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब बहुत कम होता है, इसमें क्या होता है, लेस टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत कम टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो, एलॉय का एग्जांपल क्या है, मैंगानीन है, मैंगानीन, ठीक है, मैंगानीन एक एग्जांपल है एलॉय का, मैंगानीन, या फिर एक एग्जांपल तुम मान लो एलॉय का कंस्टेंटन है, कंस्टेंटन बोलते हैं, ठीक है। सर टंगस्टन किस में आएगा? टंगस्टन, टंगस्टन तो तुम्हारा वो भी एलॉय के कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है, प्योर मेटल में तो आता नहीं है टंगस्टन, क्या प्योर मेटल में आता है टंगस्टन, हाँ तो ठीक है, टंगस्टन, हाँ टंगस्टन प्योर मेटल में आ सकता है, अल्फा इज पॉजिटिव, इसको हम लोग बल्ब के ग्लो में यूज कर रहे हैं, हाँ टंगस्टन इज काइंड ऑफ प्योर मेटल में आ सकता है, ठीक है, हाँ टंगस्टन एक प्योर मेटल में आ सकता है, सही सही है, बट जो तुम्हारा एलॉय है ना उसमें मैंगानीन आ गया, फिर तुम्हारा जो कंस्टेंटन है इस तरह का आ जाएगा, तो उसका जो अल्फा का वैल्यू है ये बहुत लेस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इस तरह का में क्या होगा, प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे हम लोग किसी सर्टेन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन प्योर मेटल में हम लोग बहुत सारे पर्पस में, ज्यादातर करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्योर मेटल या कंडक्टर का यूज होगा, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर जो होता है ना, सेमीकंडक्टर से बताए थे पिछले क्लास में, जर्मेनियम सिलिकॉन, ठीक है, टंगस्टन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, बल्ब जब पढ़ेंगे उस समय टंगस्टन का भी देखेंगे कि किस तरह टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंड करता है, क्या क्या मतलब मेटल के कैटेगरी में तो आएगा ही, बट क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो सब का बात हम लोग करेंगे उस समय, ठीक है, कि टंगस्टन ही क्यों लेते हैं, ये सब बात हम लोग आगे करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, देखो सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या हो गया, जर्मेनियम, ठीक है, टंगस्टन का बात हम लोग आगे फिर से करेंगे, तो उस समय टंगस्टन के डिटेल्स में पढ़ोगे, बल्ब पढ़ाएंगे तब। तो सेमीकंडक्टर में जैसे जर्मेनियम हो गया, या फिर तुम्हारा सिलिकॉन हो गया, मान लो सिलिकॉन, ये सब भी क्लास 12 में पढ़ोगे, सब बैड कंडक्टर है, लेकिन बैड कंडक्टर उतना नहीं है, बट इट इज अ गुड एज रिस्पेक्ट टू योर वुड और लकड़ी, या फिर तुम्हारा जो है कोई भी प्लास्टिक, उससे तो बढ़िया है। तो ये सेमीकंडक्टर मतलब पहले ही बताए थे कि सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी लाई कर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो होगा उसका नेगेटिव आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेमीकंडक्टर, और साथ में कुछ बैड कंडक्टर्स का भी, सेमीकंडक्टर साथ में कुछ बैड कंडक्टर, जो बैड कंडक्टर होगा ना उसका भी, बैड कंडक्टर एग्जांपल क्या क्या, वुड लकड़ी हो गया जैसे बैड कंडक्टर में, समझ में आ रहा ना, बैड कंडक्टर में क्या क्या हो गया, जैसे ग्लास हो गया, तुम्हारा ग्लास हो गया, इस तरह का चीजें, ये सब बैड कंडक्टर है। इसमें जो अल्फा का वैल्यू आएगा, इसमें जो अल्फा का वैल्यू यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू आएगा, वो क्या हो जाएगा, अल्फा इसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें हैव नेगेटिव वैल्यू। तो ये सब बात याद रखना, क्योंकि तुम्हारा 10th लेवल पे तो मान लो नहीं भी पूछा, लेकिन जब एनटीएससी का पेपर दोगे तो अल्फा से रिलेटेड 4-5 ऑप्शन रहता है, जिसमें तुम्हारा किसी एक को
सही करना पड़ेगा। तो ये सब बातों को याद रखोगे तो उस समय समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस सब, अच्छा ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इन सब में क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डिक्रीज करता है। पहले बताए थे, पिछले क्लास में लिखा है नोट्स में, देखना देखना एक बार, डिफरेंस जब बताए तब बताए थे। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है कब? जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर या बैड कंडक्टर के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा केस आ रहा है हम लोग का, समझ में आ रहा है ना? अल्फा इसके नेगेटिव, प्योर मेटल के लिए पॉजिटिव, एलॉय के लिए लेस वैल्यू। एलॉय मतलब मैंगनीन, ठीक है, कंस्टेंटन, ये सब। और टंगस्टन के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे क्यों हम लोग लेते हैं। सर सेमीकंडक्टर के नेगेटिव क्यों आता है, वापस बताइए तो। सेमीकंडक्टर के नेगेटिव क्यों आता है, देखो बता रहे हैं। सेमीकंडक्टर काइंड ऑफ ऐसा कोई मटेरियल है जिसका प्रॉपर्टी, तुम्हारा पहले बताए थे कि जिसका प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। पिछले क्लास के नोट्स में देखना, उसमें हम बताएं डिटेल्स में, फिर भी हम बता दे रहे हैं और एक बार। सेमीकंडक्टर जैसे तुम्हारा जर्मेनियम हो गया या फिर सिलिकॉन हो गया, इन सब का जो प्योर क्रिस्टल होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। दो तरीके का बनाया जाता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप को नेगेटिव टाइप बोलते हैं, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टाइप। तो दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप और पी टाइप। अब देखो इस पे अल्फा नेगेटिव क्यों आता है, इसमें देखो, इसमें जब ये रिलेशन क्यों आ रहा है बता रहे तुमको। इसमें रेजिस्टेंस है ना, जब तुम घटा दोगे रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर को जब बढ़ाओगे, ऐसा समझो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के केस में, देखो ध्यान से स्क्रीन पे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के केस में यदि तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, इंक्रीज करोगे, तो उस समय तुम्हारा रेजिस्टेंस घटेगा, घटेगा, ठीक है। ये मेटल से थोड़ा अलग कैरेक्टर है। मेटल के केस में क्या होता है, मेटल के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस, फॉर मेटल के केस में क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। या वाइस वर्सा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, और व्हेन वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस टेम्परेचर, मतलब वाइस वर्सा। या टेम्परेचर समझो, यदि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं हम लोग मेटल के केस में तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। बट सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके बैंड गैप पे डिपेंड करता है, बैंड गैप, बैंड गैप या एनर्जी गैप। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे ऐसे क्लास 12 में, बैंड गैप। बट तब भी हम थोड़ा सा बता रहे, देखो यहाँ समझ में तुमको आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो क्योंकि सेमीकंडक्टर और मेटल का प्रॉपर्टी अलग अलग है। मेटल में तुम्हारा रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, रेजिस्टिविटी कम है, कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब गुड कंडक्टर होता है। और जो जो तुम्हारा ये है सेमीकंडक्टर है, उसका प्रॉपर्टी तुम्हारा डिफरेंट काइंड का है, उसका प्रॉपर्टी अलग तरीके का है। उसमें हम लोग ये ओम्स लॉ को डायरेक्टली मतलब ग्राफ करेंगे, तो ओमिक वाला मतलब ओम्स लॉ जो स्ट्रेट लाइन है फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ प्योर मेटल या ओमिक कंडक्टर करता है। तो कहीं ना कहीं से इन दोनों में प्रॉपर्टीज अलग है। और और कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे। ये भी एक वजह है जहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर में ऐसा कुछ सिनेरियो हम लोग को दिखता नहीं है। तो इन सब डिफरेंस की वजह से सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा वैल्यू जो है वो अल्फा का इस तरह वेरी करेगा। क्लियर? तो क्या बोलो, रुको तुम्हारा आवाज नहीं आ, ठीक से बोलो एक बार माइक ऑन करके। हाँ सेमीकंडक्टर यस, सेमीकंडक्टर में ऐसा ही बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी को हम लोग वैरी करा सकते हैं एज रिक्वायर्ड, मतलब हम लोग का जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को वैरी कराते हैं। बट जो मेटल है उसका कंडक्टिविटी फिक्स है। सेमीकंडक्टर में मान लो हम लोग को कुछ अगर इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जैसे पी टाइप, ध्यान से सुनना, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, उस पर यदि हम लोग कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, हम लोग सब नोट डाउन भी मतलब कर सकते हो साइड में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं क्लास 10 के लिए, बट हम बता दे रहे हैं, सुनो। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम, यदि हमको उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम लोग उस पर कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है, डोप करना, हाँ डोपिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग किस तरह का इम्प्योरिटी को ऐड कर सकते हैं, हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, नहीं तो फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। जैसे केमिस्ट्री में तुमने वैलेंसी के बारे में शायद पढ़ा होगा, तो ट्राइवेलेंट मतलब इसका वैलेंसी 3 है,
और पेंटावेलेंट मतलब इसका वैलेंसी 5 है। तो इस तरह हम लोग कोई भी दोनों में से किसी भी मटेरियल को इसका वैलेंसी 3 या 5 ऐड करते हैं, उससे क्या होता है, उससे सेमीकंडक्टर इम्प्योर बन जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर्टी जो है चेंज होता है, यानी कि उसका कंडक्टिविटी राइज करता है। तो हम लोग उसको पर्पस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो, हाँ बोलो। तुम्हारा आवाज बहुत लाइट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। टेम्परेचर से अच्छा, टेम्परेचर से कंडक्टिविटी में डिफरेंस आता है कि नहीं? ऑब्वियसली आएगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से डिफरेंस, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी में डिफरेंस तब भी आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रो का रेसिप्रोकल होता है, उसको सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो यदि तुम्हारा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी डिफर करेगा ही करेगा, तो टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा। क्लियर है? ठीक 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 है, चलो तो ये सब बात को अच्छे समझ लो, आगे तक भी ये सब काम आएगा तुम्हारा। तो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को पढ़ोगे कहीं किताब में भी है, तो ये सब बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। ये सब बात को एकदम दिमाग में अच्छे से नोट डाउन कर लो और लिख लो कॉपी में भी। चलो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, यानी रेजिस्टेंस के लिए क्या याद रखोगे कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके वजह से? सिर्फ कंडक्टर के लिए। यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान देना, ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली मेटल, इसके लिए वाला रिलेशन वैलिड है मेटल के लिए। ये नहीं कि तुमने सेमीकंडक्टर के भी लगा दिया, ओनली मेटल के लिए। और मेटल के लिए अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, ये बियॉन्ड आवर एक्सप्रेशन डिस्कशन है, लेकिन तब भी हम थोड़ा बता दिए, हम लोग मेटल के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी, तो क्या इम्प्यूरिटी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, उसके बारे में देखते हैं। अब कैसा इम्प्यूरिटीज बात करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन रेजिस्टेंस। अब देखो इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अगर इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, इम्प्यूरिटी मतलब मान लो किसी और मेटल से डोप कर दे रहे हैं, या कोई इम्प्यूरिटी हम लोग अगर ऐड करते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे भी फर्क पड़ेगा। इससे क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है ना वो कंडक्टर का बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मान लो कि प्योर मेटल है, तो उसको अगर तुम इम्प्यूरिटीज पे ऐड करोगे, तो कहीं ना कहीं से उसका प्रॉपर्टी को तुम चेंज कर दे रहे हो, उसको तुम इम्प्योर के फॉर्म में बनाना चाह रहे हो, तुमने कुछ मिला दिया उसमें। तो प्योर मेटल अपना कैरेक्टरिस्टिक को धीरे धीरे लेस करने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का, रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होगा वो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस जो कंडक्टर वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब वो प्योर मेटल के को इम्प्योर कर दे रहे, तो ऑब्वियस सा बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी घट जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उतना करंट पास नहीं कर पाएगा आसानी से। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, इसका मतलब इंक्रीजेस है, एरो दिया ऐसा। ठीक है, विथ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी ऐड करने से रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा बात, सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर अगर तुम लोगे, तो सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा बता दे रहे, बट उसको तुम बाद में पढ़ोगे अच्छे से, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। लेकिन आप किसी में कई सवाल अगर आया तो तुमको पता होना चाहिए सब। रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर क्या होगा? अभी समझाए थे, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर डिक्रीज कर जाएगा, कब? इम्प्यूरिटी को ऐड करने से, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ता है। अभी हम जस्ट बताए थे, विथ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, वो भी सिलेक्टेड इम्प्यूरिटी, ऐसा नहीं कुछ भी ऐड कर दिए, ओनली पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। तो दिया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको लिख लो अच्छे से, दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को लिख लो। अब पढ़ते इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज बहुत सारा बात किए हैं। रेजिस्टिविटी तो देखे ही थे, इसका सवाल, और रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड कर रहा है वो देखे रिलेशन, और इम्प्यूरिटी पे कैसे डिपेंड करता है वो रिलेशन देखे। ठीक है, लिख लिए इसको।
और फटाफट लिख लो। अब हम लोग देखते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। अब सर्किट पे आते हैं, सीरीज पैरेलल ये सब सॉल्व करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन है बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, बहुत सारा सवाल इसमें हम लोग बनाएंगे। ऐसे तो 10th में उतना सर्किट्स है नहीं, बट हम लोग ट्राई करेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाने का। इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, तो सबको सिंबल तो पता होगा, लिख देते एक बार फटाफट, लिख नोट डाउन कर लो, किताब में रहता ही है, सबको पता भी होगा। सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, कहीं भी एक सिंगल यहाँ पे पॉजिटिव एक सिंगल नेगेटिव दिखाएंगे तो सेल हो जाएगा। कॉम्बिनेशन कर दोगे तो बैटरी बन जाएगा। कोई भी सर्किट में इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे, कंबाइन कर देंगे तो बैटरी बन जाएगा। बैटरी उटरी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसके लिए घबराओ मत। क्या होता है ईएमएफ सेल का, बैटरी का क्या होता है, सेल का, सब पढ़ेंगे। एसी करंट दिखाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट, एसी जो हम लोग के घर में जो करंट हम लोग देखते हैं वो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। और हम लोग जो बैटरी उटरी से लगाते हैं वो डायरेक्ट करंट है। दोनों में डिफरेंस का भी डिस्कशन करेंगे आगे आगे के क्लास में, ठीक है, फ्यूचर में करेंगे डिस्कशन। अच्छा, फिर प्लग को ऐसे दिखाएंगे हम लोग, प्लग की ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, की दिखाएंगे, की ऐसे। फिर हम लोग जब हम लोग को स्विच दिखाना होगा तो स्विच हम लोग इस तरह दिखाएंगे। ये क्या हो जाएगा, स्विच। एक आएगा टैपिंग की, टैपिंग की ऐसे टैप, यहाँ पे टैप टेपर टाइप का रहता है, टैप करते हैं, ठीक है, टैपिंग की। समझ में आ रहा है, ये टैपिंग की है। उसके बाद हम लोग एक कंडक्टिंग वायर को सीधा दिखा देंगे एरो से, मतलब स्ट्रेट लाइन से। कंडक्टिंग वायर को कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन से बना देंगे वायर का, ठीक है। फिर बताएं एमीटर जब बनाना है, एमीटर मतलब ऐसा कोई डिवाइस जो करंट को मेजर करे, उसको एमीटर बोलते हैं। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर को ऐसे दिखाएंगे, देखो ऐसा ए, ऐसे ए बना देंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। या फिर कभी कभी किसी किताब में ऐसा भी रहेगा, तो कंफ्यूज मत करना, ऐसा भी रहता है। जनरली ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, बट ठीक है, ए लिख देंगे तो एमीटर हो जाएगा। फिर हम लोग वोल्ट मीटर दिखाएंगे, वोल्ट मीटर ये ऐसा बनाएंगे हम लोग, ठीक, और ऐसा, ठीक है। फिर हम लोग रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस पता है, बताएं क्या होता है। द प्रॉपर्टी, मतलब मेटल का वो प्रॉपर्टी जो करंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करे, करंट के पाथ को रोके, प्रतिरोध, ठीक है, किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए। अगर फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा तो वेरिएबल के लिए फिर अलग लेंगे, और फिक्स्ड वैल्यू के लिए अलग लेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है फिक्स वैल्यू के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा फॉर फिक्स वैल्यू। और फिक्स वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस ऐसे दिखाएंगे, और वेरिएबल के लिए बताएंगे, बता रहे कैसा होगा। रेजिस्टेंस हो गया, फिर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फॉर वेरिएबल। यदि हम लोग वेरिएबल ले ले, किसके लिए लेंगे, अगर वेरिएबल लेंगे, जब रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है
मतलब हम लोग वैरी करा रहे हैं सर्किट पे, चेंज कर रहे हैं वैल्यू। इसको हम लोग रियोस्टैट भी बोलते हैं, रियोस्टैट। अगर एक्सपेरिमेंट करोगे आगे जाके, स्कूल जब खुलेगा उस समय, तो तुम लोग को रियोस्टैट दिखाया जाएगा, या पता नहीं देखे हो शायद, लेकिन 9 तक तो करंट था नहीं, शायद नहीं देखे हो। तो रियोस्टैट दिखाया जाएगा स्कूल में, ठीक। वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा आएगा, और यहाँ पे ऐसा पॉइंटेड टाइप का होगा, इट इज कॉल्ड रियोस्टैट। तो जहां भी इन सब का मीनिंग दिखता है, तुमको दिमाग में सब बात आना चाहिए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट का सिंबल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो फिर कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसा एरो टाइप का गैल्वेनोमीटर है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे लोड। लोड मतलब तुम्हारा कोई एक्सटर्नल लोड सर्किट पे, लोड को ऐसा दिखाते हैं, ऐसा क्रॉस, ये लोड का सिंबल है। और इतना ज्यादा तो यूज नहीं होगा, कुछ कुछ होगा इसमें से। हीटर, हीटर का सबको पता होगा, हीटर पहले शायद बनाए हैं। हीटर कुछ ऐसे दिखाएंगे हम लोग, मतलब ऐसा बनाएंगे और इसको इस सर तरह। हाँ बोलो। गुलवेनोमीटर का वापस यूज बताइए ना। गैल्वेनोमीटर का हाँ, ये वाला सिंबल बताए। इसका यूज। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का यूज, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देखता है सर्किट पे। मतलब उस सर्किट, कोई सर्किट पे गैल्वेनोमीटर रखेंगे तो देखेगा डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ करंट, करंट के मेजर, करंट को मेजर करेगा मीटर। और करंट का डिफ्लेक्शन मतलब करंट पास कर रहे हैं कि नहीं, या सर्किट में डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और वोल्टमीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। एमीटर का काम है अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना, अमाउंट ऑफ करंट मतलब कितना तुम्हारा करंट पास हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड। तो एमीटर में एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर, एम्पियर में डिविजन होगा, स्केल रहता है। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ये पीडी को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देखता है सर्किट पे, वो निडल डिफ्लेक्ट करेगा सर्किट में, जब करंट पास करेगा निडल विल बी, निडल गोज ऑन डिफ्लेक्ट, कभी जीरो आ जाएगा यानी करंट पास नहीं कर रहा है, जब डिफ्लेक्ट किया यानी कि करंट पास कर रहा है, डायरेक्शन बताएगा उसमें करंट का, ठीक है। तो ये काम है गैल्वेनोमीटर का। आगे सर्किट पे भी इसको देखेंगे हम लोग। और हीटर, हीटर तो पता होगा, हीटर है ये, हीटर का सिंबल। सर हाँ बोलो। माइकल फैराडे गैल्वेनोमीटर पे एक्सपेरिमेंट किए थे, गैल्वेनोमीटर के साथ। एक्सपेरिमेंट जब करते, सर्किट जब बनाते, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ ऐड करते हैं, गैल्वेनोमीटर भी ऐड करते हैं, एमीटर भी मेजर ऐड करते हैं। माइकल फैराडे ने तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट जो किया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें सर्किट जब बनाए थे, तो सर्किट में तो बहुत सारा हम लोग को यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, मतलब जब ओम्स लॉ भी कर रहे हैं, तब भी हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्किट जब बनाएंगे तो सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाएंगे, उसके बाद तुम्हारा करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाएंगे, तभी जाके हम लोग उस वैल्यूज को मेजर कर पाएंगे। तो इट इज अ मेजरिंग डिवाइस, इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट एंड आवर रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है और सर्किट में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के हम लोग यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर दे रहे हैं, फिर देखो बल्ब जैसे है, तो बल्ब हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है, ऐसा बल्ब का, रुको ठीक से बनाए थे बल्ब को, ठीक। तो इस तरह बल्ब बनाओगे एक तो। ये टंगस्टन का रहता है ना, ये फिलामेंट का बात करेंगे, टंगस्टन फिलामेंट क्या है आगे, ठीक है। ये बल्ब है ऐसा, इसमें इस तरह एक छोटा सा भी बना सकते हो ऐसा, या फिर सिंपली तुम ऐसे ही बनाओगे तब भी चलेगा। बल्ब को सिंपली हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं इस तरह, ठीक है। ये भी बल्ब है। एक जगह सर, अब देखो जो पूछ रहे थे, देखो कोई सवाल क्या है, मान लो सर्किट सिंपल बनाए, तो यहाँ पे की लगा दिया, सर्किट को कंप्लीट बनाना है, प्लग लगा दिए हो, यहाँ पे तुमने एक लैंप या बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे क्या किए हो, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एक बैटरी से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट कर दिए हो, ठीक है। किसी का माइक ऑन ऑफ कर दो, डाउट होगा फिर पूछना, ऑन करके नॉइज आता है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा,
और ये बल्ब जो जलेगा। अब इसमें मान लो एमीटर लगाने से करंट का अमाउंट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टमीटर लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लेंगे। तो जिस तरह हम लोग का रिक्वायरमेंट है उस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग को रिक्वायरमेंट है उस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो और एक सर्किट बता रहे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल 1 में लिख लो। तो जैसे सर्किट पढ़ोगे तो इस सबका काम तुमको आएगा। जैसे देखो ओम्स लॉ का पता है सर्किट कैसे बनाते हैं, जो ओम्स लॉ वेरीफाई किए थे उसका जो सर्किट था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का, ये क्या है सर्किट, सर्किट को हम सीकेटी लिखते शॉर्ट में, तुम लोग पूरा निकलना ठीक। सर्किट फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के लिए सर्किट कैसा आएगा, देखो इस तरह कुछ सर्किट आएगा। एक एमीटर मान लो लगा दिए, एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं हमेशा, एमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाते हैं याद रखना, और वोल्टमीटर को पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, ये बैटरी यहाँ लगा दी, की लगाए यहाँ पे बैटरी लगा दिए, ये ओम्स लॉ का सर्किट है। यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिए, रियोस्टेट क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल और डिफरेंट डिफरेंट करंट पे हमको चाहिए वैल्यू, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिए ऐसे। तो एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर रहे फॉर ओम्स लॉ। यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए, दिस इज योर वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं ऐसा, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिए। तो एक एक्सपेरिमेंटल सर्किट था ओम्स लॉ का। यहाँ पे मान लो रेजिस्टर है आर, या रियोस्टेट को आर एच लिखते हैं, रियोस्टेट को आर एच, रियोस्टेट। ये क्या है बैटरी, ये की, ठीक है प्लग। तो एक सिंपल सर्किट हो गया ओम्स लॉ का। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके क्रॉस, और हाँ क्या बोलो, रियोस्टेट जो कंप्लीट नहीं होगा, ये रियोस्टेट ऐसे कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे कंप्लीट है, ये एरो है ना, ये सर्किट कंप्लीट है पूरा। ठीक है, ये सर्किट यहाँ कंप्लीट है, देखो ये कंप्लीट है, ध्यान दो यहाँ पे। तुम ये मत समझो कंप्लीट सर्किट ब्रेकडाउन है, ब्रेक किया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एरो देख रहे हो कनेक्टेड है ना, तो पूरा सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पे पूरा सर्किट कंप्लीट है, कनेक्टेड है, ये एरो पॉइंट किया हुआ है। एरो को हटा दोगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ऐसे कनेक्टेड है। दिस इज सर्किट फ्रॉम द ओम्स लॉ। क्लियर हुआ? तो इस सब इस तरह का सर्किट बनाते हैं, और इसी को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में यूज करते हैं ओम्स लॉ का। सर एक बार पेज ऊपर कर दीजिए ना। हाँ हाँ एक सेकंड कर रहे हैं, लिख लेते पहले, थोड़ा कर दे रहे हैं। इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में इस सर्किट को यूज करते हैं। कहाँ तक इसमें करे बोलो, यहाँ? सर पूरा ऊपर अभी अभी ज्वाइन किए हैं। अच्छा पूरा ऊपर शुरू से? यस सर। क्यों इतना लेट से ज्वाइन करते हो? कैसे क्लास करोगे बोलो, सारा तो छूटते जा तुम्हारा टॉपिक, कितना कुछ पढ़ा दिया अभी, इतना जल्दी लिख पाओगे फटाफट? सर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो सर इसका लिंक भेज दीजिएगा। अच्छा सुनो, इसका यूट्यूब में वीडियो विशाल से डाल देते हैं शायद, तो तुम देख पूछ लेना एक बार उनसे, नहीं तो ठीक उनका रिकॉर्डिंग का वीडियो मांग लेना और प्लस पीडीएफ मांग लेना आज ही। है। ठीक है, बोलना सर वीडियो पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दीजिए। और स्टार्टिंग क्लास का भी छूटा हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं सर आज ही का छूटा है। ठीक, आज का तुम मांग लेना पूरा, और जो भी डाउट होगा अगर नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक? ठीक है सर। अब यहीं से देखो क्योंकि सारे बच्चे तो क्लास कर रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ऊपर करने से। ठीक है सर। ठीक है चलो ओके। तो ये ओम्स लॉ के लिए एक सर्किट है, ठीक? रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मांग लेना याद से। यस। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ओम्स लॉ के लिए। और अब जब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, ये तो हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो तुमको पता है कि वी आई का ग्राफ कुछ इस तरह आता है, स्ट्रेट लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन आता है और रेजिस्टेंस स्लोप देता है। तो ये इसका सर्किट था ओमिक कंडक्टर के लिए। तो ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस को ऐसे ऐड करते हैं, ठीक? चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग, और नॉन ओमिक के लिए कैसे हो जाता है। नॉन ओमिक के लिए पता है नॉन लीनियर होगा, नॉन ओमिक के लिए ऐसा कुछ नॉन लीनियर टाइप का आएगा, ऐसा कुछ नॉन लीनियर टाइप का आएगा। ये फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, ये फॉर नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे।
अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल क्या होता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, तो सबसे पहले सर्किट बना लेंगे एक ठो, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो 3 सर्किट से बना लिए हैं, सॉरी 3 रजिस्टर दिखा रहे हैं, R1 इसका सीरीज में कनेक्ट कर दिए। सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर जोड़ दिए क्या R2, इसके बाद फिर जोड़ दिए एक रजिस्टर और R3, ऐसे रजिस्टर दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे तुम जोड़ोगे ना तार को, 3 रजिस्टर को, तो ऐसे यहाँ पे नोड बनता रहेगा, दिखा नहीं रहा बट ऐसा नोड बनता है, गांठ जैसा नोड। और नोड में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, याद रखना। नोड में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो ऐसे नोड बनते जाता है। अब इस पूरे को तुम एक बैटरी से अगर कनेक्ट कर दोगे, इस पूरे सर्किट को तुम अब क्या करोगे, एक बैटरी से कैसे कनेक्ट कर दोगे, ऐसे तुमने एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो सर्किट पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता रहेगा, एक ही करंट पे से फ्लो करेगा, कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। इस पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट में नोड बन जा रहा है, मतलब जहां जहां रेजिस्टर जोड़ रहे हैं एक गांठ जैसा बनता है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो डिवाइड हो जाएगा। यहां से यहां तक वोल्टेज मिल जाएगा V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा V3, इनफाइनाइट तक जोड़ेंगे तो V4, V5, V6 एंड अप टू Vn, ठीक। तो तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो वोल्टेज डिवाइड हो गया, करंट तो सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर दिस अबव सर्किट, सर्किट को CKT लिखते हैं, तुम लोग पूरा लिखना, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं CKT, ठीक। फॉर द अबव सर्किट क्या लिख रहे हैं, देखो वोल्टेज V1 अगर तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। करंट तो I है, रेजिस्टेंस R1 होगा, ठीक है। तो V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1, V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। किसका माइक ऑन है, कुछ पूछना है तो बोलो, ठीक है। देखो V1 हो जाएगा I इंटू R1, I करंट जा रहा है, और V2 क्या होगा, I इंटू R2। सिमिलरली V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3, ओम्स लॉ से, है ना, I तो I है और V1 हो गया, तो ये फ्रॉम ओम्स लॉ, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है रेजिस्टर सीरीज में, तो इसी वजह से हम लोग अगर टोटल अप्लाइड वोल्टेज देखेंगे तो V है, यहाँ पे टोटल V अप्लाई किए थे, तो टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज था, टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज था वो क्या हो जाएगा, V, जिसका वैल्यू कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 पार्ट में, V1 V2 V3, तो यानी कि V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक। यहां से हम लोग I को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, R1, एक सेकंड रुको, स्क्रीन जब चला गया है। ये हो जाएगा I1, एक सेकंड, देखो, तो यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो मान लो एक सर्किट बनाए हैं जिस पर हम लोग सभी आर के लिए एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखा दिया, आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव, आर इक्विवेलेंट, जिसका वोल्टेज V ही है अभी भी, ठीक।
करंट आई जा रहा है। तो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। इसके क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए। तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है इसका सीरीज का कॉम्बिनेशन 3 रजिस्टर्स का। आगे बल्ब का भी बताएंगे, हाँ बल्ब का क्या होता है वो सब पढ़ाएंगे हम। ये रजिस्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, बहुत सिंपल और बहुत सर्किट का क्वेश्चन बनेगा। फिर हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग का भी बात करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन देख लो ऊपर से, कोई देखना है तो कुछ यहाँ से, और जो बाद में ज्वाइन किया हो तुम भी देख लो यहाँ से, ठीक है कि नहीं, वो चला गया है हो, अच्छा देख लो यहाँ से सीरीज से। आगे नोट्स तुम ले लेना सर से PDF, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं एक, चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। और सब लोग थोड़ा टाइमली क्लास ज्वाइन किया करो जिनका लेट होता है, क्योंकि छूट जाने से दिक्कत है फिर। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, बट ठीक है लाइव में तुम पूछ सकते हो ना, और लाइव में समझ में आ जाएगा अच्छे से। रिकॉर्डिंग पे डाउट होगा तो नहीं पूछ पाओगे, फिर बाद में पूछना पड़ेगा, इसलिए लाइव क्लास ज्वाइन कर लो जल्दी से। ठीक है, तो ये सब अभी पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, घर में मेहनत कर सकते हो। कोशिश करो कि लॉकडाउन खुलते खुलते पूरा 10th का सिलेबस पढ़ लो। सितंबर अक्टूबर में स्कूल खुलेगा, उसके पहले तक पूरा 10th खत्म कर दो, फिर 11 शुरू कर देना अक्टूबर से। तो 10th में अच्छा स्कोर आ जाएगा 10 के एग्जाम में। प्लस अगर तुम कुछ कंपटीशन देते हो, जेई वही क्या बोलते हो उसको, NTSC या फिर ओलंपियाड वगैरह, तो वो सब का भी नवंबर में एग्जाम होगा इस बार, नवंबर दिसंबर में, या उसके उसके बाद ही हो सकता है शायद, तो उसमें भी तुम्हारा काम आ जाएगा। तो ये टाइम यूटिलाइज करने का है, बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है तुम लोग को पढ़ाई करने के लिए। अभी स्कूल नहीं जाना है, पूरा टाइम तुम्हारे अभी पास है पढ़ने के लिए, इसलिए उसको यूटिलाइज करो। चलो एक सवाल देखते हैं। एक सवाल देखते हैं, ठीक। क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक बल्ब whose resistance is 60 ohm is connected to a source of potential difference of 330 volt, sorry 230 volt, 230 volt. Find the electric current flowing through it. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Find the electric current flowing through it. flowing through it. सर्किट प्रॉब्लम करेंगे पैरेलल पढ़ लेने के बाद, वो भी बहुत सिंपल है। तो बस ओम्स लॉ लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। ओम्स लॉ लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो जानते हो ओम्स लॉ से क्या,
V इक्वल टू होगा आई आर, तो सब तो दिया है, आई निकालना है हम लोग को। V दिया है 230, R दिया है वोल्ट, और R दिया है कितना 60 ओम। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे दिए थे। करंट कितना हो जाएगा 3.83 एम्पियर। हाँ ठीक है 3.8 एम्पियर 83। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा और एक क्वेश्चन देखो, एक सर्किट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक प्रॉब्लम था। ये एक सर्किट है, हम लोग एक एक करके सीखेंगे, पैरेलल सीखेंगे, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन सीखेंगे। तो अभी बहुत है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो आराम से पढ़ो, हड़बड़ाओ मत, जो जो पढ़ा रहे उसको बस बनाओ घर में, सब सिखा देंगे इस चैप्टर का, ठीक है, तो ध्यान दो। सर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में लिख दीजिएगा, वो नीचे आ रहा है ना वो क्वेश्चन को अगले पेज में लिख दीजिएगा, थोड़ा ऊपर करके। नेक्स्ट पेज में लिख दे, हाँ ऊपर कर दीजिए। ऊपर कर दे स्क्रीन। अच्छा ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। रेजिस्टेंस, एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे 50 ओम का है, और ये की लगा हुआ है, मान लो प्लग, ये बैटरी है लगा हुआ, और करंट इसमें जा रहा है कितना, करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर। तो हमको क्या निकालना है, मान लो हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दोगे, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दोगे, हमको फाइंड करना है वी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो ओम्स लॉ लगा दो। तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, वी इक्वल टू आई आर लगा दो, है ना, तो वी मिल जाएगा हमको, क्योंकि सीरीज सर्किट है। 15 टू, बोलो क्या बोल रहे हो, 2.5 वोल्ट। हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। 2.5 अच्छा आंसर बता रहे हो 2.5, हाँ सर 2.5 होगा ना आंसर? हाँ हाँ 2.5 हो जाएगा। देखो लिख दिया स्क्रीन पे, सिंपल ओम्स लॉ लगा दिया, सीरीज सर्किट था। अच्छा नोट करके कुछ पॉइंट लिख लो यहाँ पे, पैरेलल पढ़ेंगे तो सर्किट सवाल बनाएंगे मिक्स सर्किट का, बहुत सारा सर्किट कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग आगे क्लास में, ठीक। इसमें नोट करके कुछ पॉइंट लिख लो, ये किसका है, रिगार्डिंग सीरीज सर्किट के लिए, सीरीज सर्किट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, देखो सेम करंट फ्लो करेगा जब सीरीज सर्किट होगा ना, तो याद रखना कि सेम करंट फ्लो करेगा, सेम नहीं करेगा तो पैरेलल हो जाएगा वो। सेम करंट फ्लो करेगा थ्रू ऑल द रेजिस्टर, थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा सीरीज के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि आर इफेक्टिव जो होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है, पता है तुमको, आर इक्विवेलेंट इफेक्टिव, ये हमेशा जितना भी रेजिस्टेंस रहा क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो वोल्टेज जो होगा ना वो हमेशा तुम्हारा V1 प्लस V2 प्लस V3 करना पड़ेगा, अप्लाइड वोल्टेज, ये हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज। ये सब बात याद रखना। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा द मैक्सिमम पावर। सर हाँ बोलो। सर सीरीज कनेक्ट सर्किट में पहले पॉइंट के बाद क्या लिखे हैं बात, पहले पॉइंट में क्या लिखे हैं, पहले पॉइंट के सेम बाद सेकंड पॉइंट क्या है, आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लिखे हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया ना। यस सर। और थर्ड पॉइंट में लिखे हैं V इक्वल टू V1 प्लस V3 V2 प्लस V3 जो था अप्लाइड वोल्टेज। और फोर्थ पॉइंट में लिख रहे हैं द मैक्सिमम पावर, the maximum power is consumed by the resistor
having the higher resistance, maximum power, पावर के बारे में पढ़ेंगे. The maximum power is consumed by the, हाँ बोलो, कोई डाउट किसी को? ठीक है, लिखो. The maximum power is consumed by the resistor having the higher resistance or the voltage drop पावर वाला टर्म नहीं समझ में आया तो आगे पढ़ेंगे हम लोग पावर क्या होता है. ठीक. और द वोल्टेज ड्रॉप is maximum across the highest resistance. Obviously across the higher resistance. देखो ये पॉइंट हम समझा दे रहे हैं. across the higher resistance, जितना मैक्सिमम पावर होगा, पावर होता है V इंटू आई, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, आगे पढ़ेंगे पावर. ठीक. तो क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ मैक्सिमम अगर जिसका होगा तो पावर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा हाई रेजिस्टेंस की वजह से. और V भी अगर ज्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी अगर ज्यादा होगा, तब भी तुम्हारा मैक्सिमम पावर होगा. ठीक है. तो इस पे हम लोग पावर पे बात करेंगे आगे के क्लास में. फ्यूचर में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे इसको. क्लियर है ना? मान लो कि हम लोग को तीनों रजिस्टर को जोड़ना है. सिंपल कोई भी रजिस्टर तुमको मान लो कि ऐसा कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है. एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, एक दिया हुआ है 10 ओम और एक दिया हुआ है 4 ओम. सर हाँ, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखे थे? फोर्थ पॉइंट में बता दे रहे हैं. द मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड. स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है, अभी दिखा. अच्छा लिखो, ऊपर कर दिया. देखो, the maximum power is consumed by the resistor having the higher resistance or the voltage drop is maximum across the higher resistance. ये पावर के बारे में बात किया जा रहा है. पावर, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, V इंटू आई होता है. तो जितना ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे रेजिस्टर से हायर रेजिस्टर्स के लिए उतना ही पावर कंज्यूम्ड होगा. ठीक है. ये पॉइंट को हम लोग आगे भी समझेंगे पावर जब पढ़ेंगे. तो मान लो एक रेजिस्टर है 1 ओम का, एक रेजिस्टर है 10 ओम का, एक रेजिस्टर है 4 ओम का. तुमको इक्विवेलेंट चाहिए, इफेक्टिव चाहिए. तुम सीधा क्या लिखोगे, 1 + 10 + 4 यानी कि 15 ओम. तो 15 ओम हो जाएगा. तो ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं. ठीक है. तो चलो आज के क्लास में यहीं तक. अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसका कैरेक्टरिस्टिक. फिर हम लोग कुछ मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सीरीज पैरेलल का. ठीक है. अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. ये वाला पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट का. और उसके बाद हम लोग सर्किट प्रॉब्लम करेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन. मतलब बहुत सारा रजिस्टर दिया हुआ रहेगा, स्टार्ट टाइप का बना हुआ रहेगा, बहुत जिगजैग टाइप का बना हुआ रहेगा, एक साथ बहुत सर्किट रहेगा. उन सबको सॉल्व करना सीखेंगे. और फिर बल्ब पढ़ेंगे सीरीज में कैसे काम करता है, बल्ब पैरेलल में कैसे काम करता है, टंगस्टन का क्या प्रॉपर्टी है, ईएमएफ क्या होता है सेल का, बैटरी क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज और ईएमएफ पे क्या अंतर है. ये सब लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे. लेकिन तब तक घर में पढ़ाई करो. करंट चार्ज का क्वेश्चंस, करंट का सवाल, करंट का फॉर्मूला जो होता है Q/T, NE/T, उस पर सवाल, वोल्टेज का सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस का सवाल. उसके बाद तुम्हारा सर्किट प्रॉब्लम में सीरीज का, ओम्स लॉ का, ग्राफ का, ये सब क्वेश्चन घर में बनाओ. और जहां डाउट होगा जरूर पूछना ग्रुप में. हम आज देख लेंगे ऐड होके. ठीक है, क्या क्या सवाल है. और ये सब कुछ बनाते रहो. जो भी किताब है और हम भी भेजेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, या पैकेज तो है अपने पास, उस पैकेज को पूरा बनाओ. देखना बहुत सिंपल प्रॉब्लम सब मिल जाएगा तुमको यहाँ तक का. उसको पूरा सॉल्व करो. इसके आगे तक का बाद में फिर बनाओगे. ठीक है. तो लिख लियो सब लोग, हम बंद करते हैं. ठीक है. चलो तो क्लास यहाँ क्लोज करते हैं. आगे क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे. तब तक पूरा पढ़ाई करते रहो.